डिस्कशन पैनल को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले टेकराम शर्मा जी को मैं लूंगा इस डिस्कशन के दौरान, क्योंकि एक वाइड एक्सपीरियंस है। आप मिंट ग्रोवर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी हैं और इस समय पर इंडस्ट्री इस जो कॉन्ट्रैक्ट के साइज के बीच के अंदर बदलाव किया गया है एमसीएक्स की तरफ से, उसको किस नजर से देखती है और साथ ही साथ आने वाला समय आपको कैसा नजर आता है और क्या चैलेंजेस यहाँ पर दिखाई देते हैं। टेकराम जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। मेरा जो पहला आपसे सवाल है वो ये है कि क्या आपको लगता है कि एमसीएक्स ने ये जो स्टेप उठाया है 6 ड्रम से इसको रिड्यूस करके 2 ड्रम कर दिया है, तो 2 ड्रम करने पर मार्केट क्या कह रही है, मिंट ग्रोवर्स क्या कह रहे हैं और साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज हैं उनका कैसा रुझान है? सर नमस्कार, थैंक यू एमसीएक्स, थैंक यू सी मैम और सभी लोगों को, मेरा बाकी जो जुड़े हुए सबको नमस्कार। सर पहले तो मैं एक छोटी सी आपकी बात बताऊं कि आपने जैसे कहा था कि मिंट का वाइड लेवल पे काफी स्प्रे हो रहा है, मतलब हरियाणा की एक इंडस्ट्री का आपने जिक्र किया था। मैं एक बात बताना चाहूंगा कि हरियाणा में एक हिसार में जो इंडस्ट्री लगाई है वो श्री नेहरा जी है, उन्होंने लगाई। इसके साथ एक इंडस्ट्री करनाल में भी लगी है अभी हरियाणा, और अम्बाला आपका कैथल और जींद और हिसार 4 में अभी लगभग मान के चलो आप 100 एकड़ के लगभग की मिंट की फार्मिंग हो रही है इस टाइम। मैंने सीड भिजवाया था वहाँ पे, सब लोग वहाँ किसान कर रहे हैं। और मिंट की जो टोटल क्रॉप है वो मतलब जैसे कि हम लोग 80 के दशक तक हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे और अभी आज हम लोग इसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और सीजन के उससे ये हुआ। तो रहा आपका सवाल के जो 6 ड्रम से 2 ड्रम का जो लोड हुआ है, ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है। जो छोटा फार्मर है या जो छोटा ट्रेडर है वो सब इससे जुड़ेगा, और वो इसकी एक किस्म से फार्मर को जो उसकी एक प्रोडक्शन वैल्यू है उसमें हलचल थोड़ी सी आएगी, मतलब इससे। और किसान हमारा जितना भी है, मेरे से 2000 किसान डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, तो जो भी किसान है वो आज भी आप देख रहे होंगे कि किसान मंडी में अराइवल नहीं है इस टाइम पे जी। और उसका एक रीजन है, मैं आपको बता रहा हूँ अराइवल क्यों नहीं है, क्योंकि किसान एक तो सीजन चल रहा है, अपनी अराइवल नहीं ला रहा, वो पहले अपना तेल निकालेगा। दूसरा एक प्राइस का इशू सबसे बड़ा होता है कि 900 से नीचे जैसे जैसे प्राइस आएगा किसान 1 किलो माल मंडी में नहीं लेके आएगा। तो ये 2 ड्रम का जो लोड हुआ है 6 ड्रम से, इससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे। जो छोटा ट्रेडर है, छोटा किसान है, या जो ज्यादा वॉल्यूम में ट्रेडिंग नहीं करना चाह रहा है या परचेज नहीं करना चाह रहा है, वो आदमी जुड़ेगा। तो इसकी जो इसका जो एक वैल्यू निकल के आएगी वो तेज निकल के आएगी, मतलब प्राइसेस जो रहेंगे वो इसके 1000 से ऊपर ही रहेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा ट्रेडर रहेगा या बाय रहेगा तो एक सप्लाई चेन लंबी हो जाएगी ना सर। तो लंबी सप्लाई चेन की वजह से मटेरियल बहुत सारे हाथों में रहेगा तो किसान को फायदा होगा इसका, और जो छोटा ट्रेडर है उसको फायदा होगा। ये बहुत अच्छा काम होगा। टेकराम जी, आपने जैसा कि बताया कि पहले हम 80 के दशक से पहले इंपोर्ट करते थे, अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर एक सवाल ये आता है, क्योंकि सीजन भी है और सीजन ऐसे समय पर है जहां पर मॉनसून अपना बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और अब मॉनसून ही चल रहा है। और मॉनसून को देखते हुए आपकी क्या धारणा है, इस साल का जो क्रॉप एस्टिमेट है वो क्या रह सकता है? और अगर हम इसके साथ में एक एस्पेक्ट और जोड़ दें, क्योंकि कोरोना महामारी चल रही है, पिछले 1.5 साल से पूरा हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया इसकी चपेट के अंदर है, और इसने जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको काफी डंट किया है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है 2021 का जो ये सीजन है इसमें एक्सपोर्ट्स कैसे रह सकते हैं, और इसके साथ साथ जो इस समय पर जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर में किसानों के पास में वो कैसी है? सर जो इस टाइम
चल रहा है। एक्चुअली 2007 में ऐसे ही हुआ था जी। क्रॉप बहुत अच्छी थी। मॉनसून जून फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो गया था और भयंकर बारिश हुई थी 2007 में। अगर कुछ लोग इसमें जुड़े हुए हों वो इंडस्ट्री के, उनको पता होगा। और मैं 2007 में सब सर्वे कर रहा था, बिल्कुल लाइव सर्वे हो रहा था। फार्मर के टैंकियों पे ईंधन रख रख के नीचे से उसको जला रहे थे और ईंधन सुखा रहे थे। और मतलब मैंने लगभग 5000 किलोमीटर का सर्वे किया था पूरे यूपी में उस टाइम में। और ऐसे लग रहा था कि क्रॉप बिल्कुल डैमेज हो गई है, 90% क्रॉप खत्म हो गई है और मार्केट बहुत ऊपर भागा जा रहा था। जैसे जैसे सर्वे आ रहा था, 2-3 इंडस्ट्री के, अच्छी इंडस्ट्री के, हमारी रेप्यूटेड इंडस्ट्री के लोग रिपोर्ट ले रहे थे, उनको मैं बता भी रहा था कि सर क्रॉप नहीं है, क्रॉप खत्म हो गई है, बारिश बहुत जबरदस्त है। लेकिन ऐसा बाद में ऐसा कुछ नहीं हुआ। किसान ने अपना 1-1 किलो तेल जो है वो निकाला। उसका फर्क ये रहा था कि जो यील्ड आनी थी वो 10% 15% कम हो गई। उसको लगभग 2007 में लगभग अंदाजा 3 लाख हेक्टेयर में मेंथा की क्रॉप होती थी सर। और 32,000 30,000 32,000 टन के लगभग उस टाइम क्रॉप थी। उसका 10% से 15% माइनस हुआ था क्रॉप। और उस टाइम तो अब से ज्यादा बारिश। अब जो साइक्लोन आए हैं तो इनका जिस टाइम पे ये आए हैं, इन दोनों साइक्लोन का क्रॉप पे माइनस पॉइंट नहीं है। बेसिकली मेंथा की क्रॉप को पानी चाहिए होता है और वो पानी बारिश की वजह से उसको मिल गया, वो अच्छा हुआ है क्रॉप के लिए। दोनों साइक्लोन से बहुत बढ़िया हुआ है इसका। अच्छा, रही बात क्रॉप कितनी है, तो मैं समझता हूँ अब की बार जैसे श्रीवास्तव जी हैं तो सीमैप का डाटा है, स्पाइसी सोल्ड के डाटा जा रहे हैं। तो कुछ डिपार्टमेंट के जो डाटा आ रहे हैं उनका, इसरो का भी डाटा आ रहा है कि 4 लाख हेक्टेयर के अंदर इंडिया में अब की बार क्रॉप है सर। बिल्कुल। हाँ सर, जिसमें आंध्र प्रदेश में एरिया स्प्रे हुआ है और आपका तमिलनाडु में हुआ है, आपका हरियाणा में अच्छा हुआ है। 1-2 स्टेट और है सर, वहाँ पे बिहार में अच्छा हुआ है। तो एरिया बड़ा है, काफ़ी एरिया बड़ा है सर अब की बार। और अब की बार क्रॉप का एक अंदाजा मान के चलो कि मैं तो समझता हूँ 4 लाख से भी ज़्यादा हेक्टेयर में है। और 55,000 मीट्रिक टन का एक अंदाजा है सर कि 55 से 60 के बीच में क्रॉप का इतना मीट्रिक टन अंदाजा है। अगर टेक्राम जी 55,000 के आसपास का प्रोडक्शन होता है तो मुझे लगता है कि यह ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन होगा। ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन है सर, लाइफ टाइम। मैं 95 से मिनट में हूँ सर, अब तक का लाइफ टाइम हाई प्रोडक्शन होगा। तो ऐसे में क्या समझा जाए कि फिर जो प्राइस है, क्या उस प्राइस के अंदर में हम वो देखेंगे, क्योंकि डिमांड और दूसरा सप्लाई, डिमांड इस समय पर ऐसा लग रहा है बहुत बेहद कमजोर है और दूसरा जो सप्लाई है उसका एक दबाव रहेगा। तो क्या ये मान करके चलें कि प्राइसेस के नीचे, प्राइसेस में एक डाउनफॉल आ सकता है, वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी ट्रेडर को? सर प्राइसेस में एक्चुअली जिससे भी ट्रेडर से बात हो रही है या जिस बड़े एक्सपोर्टर से बात हो रही है या जिस फार्मर से बात हो रही है, तो 90% लोग माइनस में है कि प्राइसेस डाउन जाएंगे। 90% लोग। और डाउन भी कोई 850 तक भी आवाज लगा रहा है, कोई 950 कह रहा है, कोई 900 आ जाएगा। सीपी तरीके से यहाँ का जो लोग बता रहे हैं जी। मेरा पर्सनली मानना ये है कि सर इतना ज्यादा डाउन नहीं जाएगा। बेसिकली हम लोग का अगर देखा जाए कि जितने भी क्राइसिस आए हैं, चाहे वो कोरोना का हो, चाहे वो और किसी तरीके का हो, डिमांड जितनी रहती है, इंडस्ट्री वर्ल्ड वाइड जितनी है, उसको कोई एक इंडस्ट्री आप मान के चलो, यूएस की ले लो, मिडिल ईस्ट की ले लो, ऑस्ट्रेलिया की, चाहे जो भी इंडस्ट्री है सर, वो इंडस्ट्री आपने अपने इंडिया में भी देखा होगा, अब लॉकडाउन में भी देखा होगा, गवर्नमेंट ने के इंडस्ट्री को तो स्पेशली कहा है कि भैया आप खुला रखिएगा, आप बंद मत कीजिएगा, जितनी भी इंडस्ट्री इंडिया की। तो कोई भी वर्ल्ड की गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहे।
सॉरी, और इंडस्ट्री चलती रहेगी। जितनी डिमांड पिछले साल थी, हर साल इंडस्ट्री की 5% 10% डिमांड इंक्रीज होती है, वो हो सकता है इंक्रीज, लेकिन जितनी डिमांड पिछले साल थी वो रहेगी। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में जो डिमांड थी वो यहाँ पे यथावत रहनी चाहिए। मेरा पर्सनल व्यू है कि उतनी डिमांड रहनी चाहिए। ठीक है, टेक्निकल और फंडामेंटल व्यू अनुज से जान लेते हैं। अनुज, आपको क्या लगता है, अगर टेक्निकली देखा जाए और फंडामेंटली देखा जाए तो मेंथा का भविष्य क्या है? क्योंकि जैसा कि अभी टेकराम जी ने बताया कि तकरीबन 55,000 मीट्रिक टन के आसपास का इस बार प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड है। अगर हम 55,000 के बजाय 50,000 भी माने तो वो भी ऑल टाइम हाई एक प्रोडक्शन फिगर होगी। और ऐसे के अंदर में प्राइस टेक्निकली क्या कहते हैं और फंडामेंटल आपको क्या लगता है? थैंक यू सुरेश जी, थैंक यू ऋषि सर, थैंक यू चैतन्य जी, थैंक यू सुनील जी और सभी पैनलिस्ट को धन्यवाद। देखिए, अगर हम 2 साल पहले जाएं तो हमने देखा था 2017 में मेंथा ने करीबन ऑलमोस्ट 2000 के स्तर को छुआ था और 2007-8 से हमने देखा था कि 350 से उठता हुआ करीबन ये जो कॉन्ट्रैक्ट था ये करीबन 2000 के लेवल के आसपास गया था, जहाँ पर हमने ह्यूज डिमांड और जो लोअर प्रोडक्शन था वो आते हुए देखा था। अगर हम इस साल को भी देखें तो ऑलमोस्ट 8% के आसपास हम अभी तक गिरावट इसके भावों में देख चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो लाइफ टाइम प्रोडक्शन की बात टेकराम शर्मा जी ने की है, मुझे लगता है कि उसका असर रहा है और उसकी वजह से भावों में करीबन 8% गिरावट रही है और करीबन 930-900 के आसपास भाव ट्रेड कर रहे हैं। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो इस बार जो एक्सपोर्ट फिगर्स आई हैं जो कि करीबन 12,000-13,000 टन के आसपास की हैं, जो कि वो भी एक अच्छे रिकॉर्ड स्तर पर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि जो हेल्थ सेक्टर में हमने एक डेवलपमेंट आते हुए देखा है, जिसकी वजह से हमने ओरल हाइजीनिक की बात की है, जहाँ हमने मेडिसिन की बात की है, वहाँ पर इसका काफ़ी यूज़ होते हुए दिखाई दिया है। और सुरेश जी, आपको पता ही है कि कोरोना के इस समय में सबसे ज़्यादा जो आइटम यूज़ हुई है, जो मेडिसिन यूज़ हुई हैं, वो हाइजीन को लेकर ज़्यादा हुई हैं, तो उसमें मेंथा का काफ़ी रोल प्ले रहा है। तो मेडिसिन फ्रंट पे काफ़ी अच्छी डिमांड यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हम देखें तो यूएस, चाइना और सबसे बड़ी बात यूरोपियन कंट्री, यूएस कंट्री, तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी डिमांड देखने को मिली है। तो मेरा पर्सनल ये मानना है कि ऐसी कोई मेजर गिरावट यहाँ देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन ओपन स्टार्ट होगा तो मेंथा की जो डिमांड है वो यहाँ पर आती हुई दिखाई देगी, परफ्यूम इंडस्ट्री से आती हुई डिमांड आती हुई दिखाई देगी। सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो कॉस्मेटिक और परफ्यूम का है, जो कि अभी तक बंद था, बट अब जैसे जैसे मार्केट ओपन होगी तो परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन में डिमांड इस प्रोडक्ट की रहेगी। और जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट छोटा हुआ है, जो कि काफ़ी समय से इंडस्ट्री की डिमांड भी थी, मुझे लगता है कि उससे भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट ट्रेडर कम्युनिटी से आता हुआ दिखाई देगा। तो डेफिनेटली वॉल्यूम तो यहाँ पर बढ़ने हैं, और जब वॉल्यूम की हम बात करते हैं डेफिनेटली प्राइस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। तो मेरा मानना है कि ज़्यादा गिरावट हम नहीं देख रहे हैं। और अगर हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखें तो ये जो स्तर है 900 के, ये काफ़ी एक सपोर्टिव लेवल है। हम देखते आए हैं कि 11-12 के समय में भाव यहीं से काफ़ी अच्छे शूटअप होते हुए दिखाई दिए थे। तो हो सकता है कि अभी अराइवल सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत अराइवल आता हुआ दिखाई दे, और मानसून का भी चल रहा है तो उससे भी क्रॉप को अच्छा इफेक्ट रहेगा। मगर एक चीज़ है कि अगर ज़्यादा बारिश होती है, अबव नॉर्मल बारिश होती है, क्योंकि जैसे कि हमने अभी पीछे 2 साइक्लोन्स देखे हैं, तो अगर उस तरीके का साइक्लोन आता है और अगर एक हैवी बारिश होती है और पानी अगर खेतों में जमा हो जाता है, तो वहाँ पर हो सकता है कि 10 से 15% क्रॉप को कुछ नुकसान होता हुआ दिखाई दे, या जो ऑयल है उसके अंदर कुछ गिरावट देखने को मिले, तो वहाँ से भी हमको सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। हो सकता है कि भाव नीचे 880-850 के आसपास आएँ, तो वो जो स्तर होंगे, हमारी सलाह है कि उसमें ट्रेडर को या किसान लोग हैं, या फिर अगर कोई हेज करना चाहे, क्योंकि ये इम्पोर्टेड आइटम है और यहाँ पर अवेलेबल है एक्सचेंज के ऊपर, तो हेजिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी मौजूद है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर 850 के आसपास के स्तर रहेंगे, जहाँ पर खरीदारी की हमारी सलाह रहेगी। तो आपको अनुज क्या लगता है, इस समय जो भाव चल रहे हैं, इन भावों के बजाय 850 रुपये आने तक का इंतजार करना चाहिए बाजार के अंदर में? तकरीबन ऑलमोस्ट ये भी 7 से 8% की एक फॉल होगी, तो क्या 7 से 8% की फॉल का और वेट किया जाए? देखिए, मुझे लगता है कि करंट लेवल जो है वो खरीदारी के लिए बेहतर है। अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत स्टीप फॉल अगर आए तो वहाँ पर आप और बाइंग कर सकते हैं, बट जो 900 के आसपास के लेवल चल रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी अच्छे लेवल है जहाँ पर हम खरीदारी कर सकते हैं। और अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है तो हम उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ज़्यादा गिरावट मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। और अगर हम टारगेट वाइज भी अगर हम देखें, क्योंकि ईयर एंड आएगा और अनलॉक भी होंगी इकोनॉमी,
यूरोप अनलॉक होता हुआ दिखाई दिया है, यूएस के अंदर अनलॉक चल रहा है, चाइना सबसे बड़ा कंज्यूमर है इसकी तरफ में, और मेडिसिन की जो डिमांड है वो यहाँ पर रहेगी, तो डेफिनेटली मेंथा की जो डिमांड है वो बढ़कर आने वाली है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम 1200 से लेकर 1300 तक के लेवल आने वाले 3 से 6 महीने में आते हुए देखेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे स्तर पर अभी है, तो करंट रेट से और करंट रेट और कुछ नीचे आता है तो खरीदारी का ट्रेड यहाँ पे लेना चाहिए। जी, इसी डिस्कशन के बीच में टेकराम जी, जो मेरा अगला सवाल है वो 3 लोगों से है। टेकराम जी आपसे है, अमित गुप्ता आपसे है, और साथ ही यश जैन को मैं इस के अंदर लेकर के आऊंगा। ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्योंकि ये ट्रेड से डायरेक्ट कोरिलेट करता है। मेरा अगला सवाल, सरकार मेंथा के ऊपर लगने वाली जो जीएसटी है उसके जो रिवर्स चार्जेस हैं उस पर काम कर रही है, और क्योंकि मैक्सिमम जो मेंथा का यूटिलाइजेशन है वो गुटखा इंडस्ट्री के अंदर बहुत यूज होता है, तो आने वाले समय के अंदर इस प्रोस्पेक्ट के साथ में मेंथा के ट्रेड को आप किस नजर से देखते हैं? यश जी, ये सवाल क्योंकि आप फिजिकल मार्केट से डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं, आपको क्या लगता है? थैंक यू सुनील जी, थैंक यू, चंद्र जी थैंक यू, और सभी को थैंक यू मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए और मेरी न्यूज़ जानने के लिए। तो जैसा कि आपने पूछा कि जीएसटी को लेके जो रिवर्स चार्जेस की बात गवर्नमेंट कर रही है, ये जो भी कंजम्पशन वार्ड टोबैको इंडस्ट्री में है, मैं पहले तो एक ये चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि वो वाला जो कंजम्पशन है ना वो काफ़ी अनरेगुलेटेड है और बहुत अनसिस्टमेटिक है। वो जो सर्कुलेशन की हम बात कर रहे हैं वो जनरली इतना नोटिस में नहीं आता, ये एक बहुत फैक्चुअल बात है जो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। तो उसके आने से मुझे नहीं लगता कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट इस इंडस्ट्री को पड़ने वाला है, क्योंकि आई शुड नॉट से दैट, बट जिस तरीके की इंडस्ट्री टोबैको इंडस्ट्री है वहाँ पे जिस तरीके के नॉर्म्स वर्क करते हैं, इतना ओपनली मैं उन चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकता, बट फिर भी वो काफ़ी अनरेगुलेटेड चीज़ें हैं। तो वो एक सिस्टम के अंदर जब कोई चीज़ अप्लाई होगी तो मुझे नहीं लगता कि उसका बहुत मेजर इम्पैक्ट हमें कुछ देखने को मिले इन टर्म्स ऑफ मेंथा, क्योंकि टोबैको में बहुत छोटा कंपोनेंट बन के आता है वो। अगर जो हमारी हेवी यूजेज की इंडस्ट्रीज हैं वो आती है हमारी फार्मा ओरल, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मतलब मेंशन करना चाहूँगा इस डिस्कशन में कि हमारे इंडिया में भी कल्चर फिर भी नहीं है, बट अब्रॉड में फॉरेन कंट्रीज में एक बहुत कॉमन कल्चर है जो एरोमा थेरेपी के नाम से फेमस है। तो इस थेरेपी में हम लोग अपने मतलब माइंड को रिलैक्स करने के लिए, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए वी गो टू सर्टेन थेरेपीज। तो उसमें एरोमा के लिए मेंथा एक बहुत अच्छा रिलैक्सेंट माना जाता है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अनटैप्ड साइड है जिसको अभी हम इंडियन शायद देख भी नहीं पा रहे, बट आने वाले टाइम में एक एसेंशियल ऑयल्स की साइड को ध्यान में रखते हुए हमें एक बहुत रोबस्ट डिमांड देखने को मिल सकती है मेंथा के अंदर। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक नया मार्केट वेन्यू जो है वो यहाँ पर विंडो जो है उनकी ब्लैंक है हिंदुस्तान के अंदर, और उसको ट्रैप किया जा सकता है और एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी के तौर पे ऊपर इसको लिया जा सकता है। जी, सॉरी जी जी, कोविड का भी सर इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि सभी की मेंटल स्टेट काफ़ी इम्पैक्ट हुई है इसके चलते, काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रही थी फ्लो में। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी हमें इस साइड पे ग्रोथ नजर आई आने वाले टाइम। जी, टेकराम जी आपको क्या लगता है, नए वेन्यू वाकई में तलाश करने चाहिए? मेंथा इंडस्ट्री के अंदर स्कोप बहुत है, अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बस इस बिल्कुल मेंथा इंडस्ट्री में बहुत अच्छे स्कोप्स हैं और कुछ माइनस पॉइंट भी है सब मेंथा इंडस्ट्री उठाया जाना चाहिए। हाँ जी, टेकराम जी मेरा ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि मेंथा के अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अभी शायद वो बाजार हिंदुस्तान के अंदर डेवलप नहीं हुआ जो वाकई में डेवलप होना चाहिए? क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण अगर मखाने का लिया जाए तो मखाना कभी स्नैक्स के अंदर यूज नहीं होता था, लेकिन आज हर पनवाड़ी की दुकान के ऊपर मखाने का पैकेट मिल जाता है। तो इसी तरीके से क्या मेंथा के लिए भी एक बाजार तलाश करने की जरूरत? बिल्कुल सर, बिल्कुल आपको आने वाले टाइम में पिज्जा पे मिंट पिज्जा खाने को मिलेगा और इंडिया में, और बहुत सारी ऐसी मार्केट है कि जो जिसमें मिंट यूज हो रहा है। देखिए वही मैं बता रहा हूँ कि 2020 से सॉरी 1900 कब से 95 2000 से मान लो आप, हमारा प्रोडक्शन 2000 मीट्रिक टन का था और आज हमारा 50,000 मीट्रिक टन 55,000 मीट्रिक टन है। तो कहीं ना कहीं कंजम्पशन बढ़ रहा है, मार्केट बढ़ रही है, तभी तो हमारा इतना जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम हो रहा है। जी, तो
मेंथा के लिए तो बहुत सारी ऐसी ऐसी मार्केटें आ गई हैं नई नई कि मतलब अब जैसे मेरे पास एक फोन आया गुड़गांव से जो मॉल से कि वो स्प्रे कर रहे हैं, मिंट का स्प्रे जो मॉल्स में कपड़े जो रेडीमेड कपड़े टंगे होते हैं ना, जी जी, मिंट का स्प्रे हो रहा है। वो कह रहे हैं जी हमें मिंट पे इनका वो दे दो, आप मिंट हम इन पे स्प्रे करेंगे। तो आदमी सोच भी नहीं सकता कि लोग वहाँ पे आदमी मॉल्स में उस तरीके से, और बाकी ये वाली जो इंडस्ट्री है फ्रेगरेंस की, फ्लेवर इंडस्ट्री, इसमें तो मिंट है ही है, बट वो बहुत सारी उसमें जा रहा है मिंट, बहुत सारी मार्केटों में मार्केटें डेवलप हो रही हैं मिंट के लिए। तो मिंट का इंडस्ट्री तो बहुत ही अच्छा है। अनु, इसी के साथ साथ एक चैलेंज देखने को मिल रहा है, वो है सिंथेटिक मिंट। तो सिंथेटिक मिंट को आप कितना बड़ा चैलेंज मानते हैं? क्योंकि पिछले काफी टाइम के अंदर देखने को मिला है कि मेंथा की जो मार्केट है उस पर सिंथेटिक मिंट ने भी काफी चोट पहुंचाई है। तो क्या लगता है मेंथा उसको बीट कर पाएगा? अनुज, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सुरेश जी, बताइए। हाँ अनुज, मैं ये कह रहा था कि एक चैलेंज जो यहाँ पर दिखाई देता है वो है सिंथेटिक मेंथा का। क्या आपको लगता है सिंथेटिक मेंथा ने जो मार्केट मेंथा की खा ली है वो मेंथा वापस खींच पाएगा? देखिए, जो ओरिजिनल मेंथा है वो अच्छी क्वालिटी का है, और अगर हम देखें तो मेडिसिन में जनरली वही यूज़ होता है। हालांकि परफ्यूम या अगर हम कॉस्मेटिक देखें तो वहाँ पर सिंथेटिक का यूज़ होता हुआ दिख रहा है, बट मुझे लगता नहीं है कि जो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर हम ओरिजिनल मेंथा को ही यहाँ पर यूज़ होता हुआ देखेंगे। तो ऐसा मुझे लगता नहीं है कि कोई इतना बड़ा टारगेट या इतना बड़ा कोई हर्ट वहाँ पर देखने को मिलेगा। बट हाँ, थोड़ा सा मार्केट जो है वो शेयर हो सकता है, मगर जो सिंथेटिक मिंट है उसके अंदर भी अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा जो ओरिजिनल मिंट है उसकी भी मिलावट वहाँ पर होती है, उसकी भी वहाँ पर बाई प्रोडक्ट के तौर पे देखा जाता है। तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा कोई इम्पैक्ट जो है वो ओरिजिनल मेंथा को होता हुआ दिखाई देगा। यश जी, आपको क्या लगता है? क्योंकि आप तो फिजिकल मार्केट के बीच में डील कर रहे हो, अभी तक आपको क्या महसूस हुआ है कि जो सिंथेटिक मेंथा है उसने कोई चोट पहुंचाई है? कितनी चोट पहुंचाई है? जी सुरेश जी, मैं इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जिस इंडस्ट्री की हम लोग आज बात कर रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हमारा इवेंट है, वो इंडस्ट्री कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है। एक $8 बिलियन की इंडस्ट्री है, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है किसी भी एग्री कमोडिटी के लिए अगर हम देखें। क्योंकि इसके हम बहुत सारे एस्पेक्ट्स देख सकते हैं, बी इट इसकी क्वांटिटी हैवी है या फिर ये कैपेक्स इंटेंसिव इंडस्ट्री है, बट स्टिल इस इंडस्ट्री का साइज बहुत बड़ा है। और किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी बिजनेस को देखने के लिए एक 5 फोर्टर के जो 5 फोर्सेज हैं वो एक बहुत कॉमन पैरामीटर होता है जो हम डिस्कस करते हैं। तो उसी के कंपोनेंट आता है थ्रेट। तो हमारे पास 2012 से पहले मेंथा से रिलेटेड कोई भी थ्रेट नहीं था। 2012 में पहली बार लोगों को ऐसा कुछ सुनने को मिला था कि सिंथेटिक मेंथा जैसी कोई चीज़ है, जिसका काफ़ी ज़्यादा इंडियंस ने एकदम से जो एक होता है ना कि किसी चीज़ के थ्रू एकदम से अट्रैक्शन जो आता है, कोई सडन चीज़ आई मार्केट में तो सब लोग उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो उस टाइम फेज में फ्रॉम 12 to 15 हमें ये चीज़ देखने को मिली थी। और अगर मैं ऑनेस्टली बताऊँ, उसके चक्कर में हमारे एक्सपोर्ट भी बहुत टेम्पर हुए थे। हमने कंटिन्यूसली फॉर 4-5 ईयर्स हमने 5%, 3%, 4% का हर ईयर हमने ईयर ऑन ईयर डाउनफॉल देखा था, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कुछ बड़े बड़े जाइंट्स BASF एंड सम अदर नेम्स उन्होंने मार्केट को एंटर किया था। तो उसकी वजह से उस टाइम पे हमें काफ़ी ज़्यादा पैनिक नज़र आया था। बट अभी क्योंकि डिमांड भी बहुत इंक्रीजिंग साइड है, मुझे नहीं लगता एक बहुत बड़ा पैरामीटर होगा सिंथेटिक वाला। स्टिल इट हैज़ टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन कि सिंथेटिक मेंथा मार्केट में अवेलेबल है। बट जो जैसा अनुज जी ने अभी मेंशन किया, जो हाई एंड प्रोडक्ट्स हैं या फिर जहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हमें काफ़ी हाई रखने होते हैं, वहाँ पे हमें डेफिनेटली कोई भी इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि वहाँ पे जो चीज़ हमारी नेचुरल मेंथा प्रोवाइड करता है वो डेफिनेटली सिंथेटिक में उतनी कैपेसिटी नहीं है। बिल्कुल। इस पे डॉक्टर रमेश जो है वो शायद हो सकता है कि अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा पाए। आरके श्रीवास्तव साहब, आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि कंपटीशन का दौर है, हमने देखा है कि ग्वार के जब प्राइसेस बढ़े तो एक सिंथेटिक ग्वार चाइना से चला, उसने मार्केट को काफ़ी चोट पहुंचाई। मेंथा के प्राइसेस से प्राइस हुए, मेंथा मार्केट अपनी ग्रैब कर रहा था। उस समय पर एक सिंथेटिक मेंथा बाजार के अंदर आता है
और वो मेंथा की क्रॉप के ऊपर और उसके मार्केट शेयर के ऊपर पे अपना कब्जा जमाने की कोशिश करता है। जैसा कि अभी जैन साहब ने भी बताया कि निश्चित तौर के ऊपर उनके उस समय पर 12 से 15 के बीच के अंदर में जो एक्सपोर्ट्स थे वो भी काफी हैम्पर हुए थे, एक रेवेन्यू लॉस भी यहाँ पर देखने को मिला था। लेकिन अब इसको किस तरीके से देखा जाए, मेंथा का भविष्य कैसे देखते हैं, फार्मर्स के लिए यहाँ पर अट्रैक्शन का केंद्र क्या होना चाहिए कि मैक्सिमम फार्मर्स जो है वो मेंथा की तरफ आए। बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स चाहे पंजाब है या हरियाणा है इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर के ऊपर ले रही हैं, क्योंकि वाटर लेवल जो है हरियाणा में और पंजाब में काफी नीचे जा चुका है बिकॉज ऑफ पैडी ग्रो। अब पैडी की क्रॉप वो ना करें फार्मर, इसलिए मिंट इंडस्ट्री की तरफ वहां पर गवर्नमेंट जो है वो काफी अच्छा खासा ध्यान दे रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है कि हरियाणा और पंजाब का वेदर सुटेबल है, वहां पे ये सक्सेसफुल मॉडल बनकर के उभरेगा तो वहां पे कितना एक्सपोजर मिल सकता है? थैंक यू सुरेश जी, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। पहले तो मैं सिंथेटिक मेंथॉल की बात करूं कि जैसा अभी यश जैन जी ने बताया कि 2012 में जब सिंथेटिक मेंथॉल आया तो लोगों में बड़ा एक अट्रैक्शन था कि सिंथेटिक मेंथॉल आया, मेंथा का भविष्य क्या होगा। तो उसके बाद सीमैट ने काफी काम करना शुरू किया कि जब उनको थ्रेट दिखा कि नेचुरल मेंथॉल के ऊपर थ्रेट है, तो सीमैट ने काम किया और सीमैट ने वेराइटीज डेवलप करी, हाई यील्डिंग वेराइटीज डेवलप करी। और उसके अलावा उन्होंने एग्रो टेक्नोलॉजीज डेवलप करी, जिसमें जैसे आप पंजाब और हरियाणा की बात कर रहे हैं कि वहाँ पानी का लेवल काफी नीचे है, और अगर वहाँ लगा रहे हैं किसान को पानी कितना लगना चाहिए। टेकराम जी हमारे साथ हैं, तो हम लोगों ने टेकराम जी और हमारे सारे साइंटिस्ट और जितने भी हम लोग हमारा बड़ा अच्छा एक्सटेंशन का काम भी है, हम लोग सारा काम फार्मर्स के साथ मिलकर करते हैं। फिर ये वेराइटीज का पॉपुलराइजेशन करना शुरू किया कि हम लोग सिंथेटिक मेंथॉल को नेचुरल मेंथॉल से बीट कैसे करें जी। उसके लिए जो हमारी वेराइटीज हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पिछली बार कहीं वेराइटी निकाली सिम उन्नति, 2020 में किसान मेले में हम लोगों ने इसको लॉन्च किया और अभी ये काफी बड़े एरिया में निकल के आई है। उसके पहले जो हमारी जो सबसे अच्छी वेराइटी थी कोशी, और उसके बाद सिमक्रांति आई। तो इन वेराइटीज को लेके हम लोगों ने अर्ली मिड टेक्नोलॉजी एक डेवलप की, जिसको हम लोगों ने प्लेन फील्ड पे ना लगा के बंड्स पे लगाते हैं, मेड़ों पे लगाते हैं। तो उससे क्या है कि काफी मतलब 30 to 35% का जो वाटर इनटेक है क्रॉप में वो बच जाता है। जो प्रोडक्शन है वो लगभग 20 to 25% इंक्रीज कर जाता है। और टाइम ड्यूरेशन जो क्रॉप टाइम है, हार्वेस्टिंग टाइम है, वो भी 10 से 15 दिन हम लोग अर्ली हार्वेस्ट कर लेते हैं जी। इससे क्या होगा कि जो हमारा जो इनपुट कॉस्ट है, 1 किलोग्राम मेंथा पैदा करने का जो इनपुट कॉस्ट था वो पहले जो 500 रुपये आता था, 600 रुपये आता था, वो घट के हमारा 300 और 400 के बीच में हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने प्राइस बीट कर लिया सिंथेटिक मेंथॉल से, क्योंकि सिंथेटिक मेंथॉल का जो रेट था वो 900 रुपये से शुरू होकर 1200 रुपये के रेंज में आ रहा। जहाँ तक यूजेस की बात थी, जहाँ हम नेचुरल मेंथॉल यूज कर रहे हैं, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को लिखा है, तो उत्तर प्रदेश शासन हम लोगों ने इसको अप्रोच कर रहे हैं। उसमें हमने टेकराम जी का भी सहारा लिया, उसमें मूल प्रकाश जी का भी सहारा लिया है, और वो लोग भी अपने स्तर से अपने एसोसिएशन से गवर्नमेंट को लिख रहे हैं कि खासकर क्योंकि मेंथा जो क्रॉप है इंडिया में लगभग 6 लाख से ज़्यादा, 6 से 10 लाख किसानों और एमएसएमईज और व्यापारियों का एक रोजगार का साधन। तो अगर सिंथेटिक मेंथॉल एकदम डंप हो जाएगा इंडिया में, तो थोड़े से तो थ्रेट आएंगे, भले 25% 30% आएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल है, 5000 मेट्रिक टन 10,000 मेट्रिक टन प्रोडक्शन को लेकर उतर रही है, तो इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। तो उसने क्या किया कि हमने गवर्नमेंट से अनुरोध किया है अपने मिनिस्ट्री के थ्रू कि आप जो है इस पे हाई इम्पोर्ट कॉस्ट मतलब ड्यूटी लगाएं। अगर आप बैन नहीं, क्योंकि गैट चल रहा है, ग्लोबलाइजेशन चल रहा है, बैन करना थोड़ा सा मुश्किल है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, तो हम लोग रिक्वेस्ट किया या तो बैन किया जाए इसको इंडिया में इम्पोर्ट का, और या तो इस पे हाई इम्पोर्ट ड्यूटी लगाया जाए, जिससे जो हमारे किसान, जो हमारे व्यापारी, जो हमारे मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर जुड़े हुए हैं इस व्यापार से, वो उनके ऊपर कितना इफेक्ट ना है। ठीक है, हर जगह प्राइसिंग की बात होती है,
अगर नेचुरल मेंथॉल हम लोग 1000 रुपये अभी जैसे 900 रुपये और 1000 रुपये के बीच का चल रहा है, किसान ने इतना ज़्यादा लगा लिया है, मतलब क्योंकि हमें उतना पॉपुलर करने की जरूरत नहीं होती अगर उनको बेनिफिट मिलता है। तो हम अभी 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 श्रीवास्तव साहब, जो फार्मर्स हमारे साथ में इस पैनल के अंदर में हैं और जो आपको सुन रहे हैं, क्या लगता है आपको कौन सी ऐसी वैरायटी है वो उनको लगानी चाहिए, एक अच्छा बेनिफिट देगी? दूसरा इसी के साथ ही मेरा सवाल ये भी है, जैसा कि अभी हमने टेलीग्राम जी से भी वेदर को लेकर के सवाल किया था, वही सवाल मेरा आपसे भी है। अभी का जो करंट सिनेरियो है, करंट जो वेदर सिचुएशन है, वो मेंथा को कितना सपोर्टिव है, वो पर्टिकुलरली कौन सी ऐसी वैरायटी है जो लगाने से एक अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है और यील्ड भी ज्यादा मिलेगी? देखिए 1998-99 में सीमैप ने एक वैरायटी रिलीज करी थी, कोसी जी। वो वैरायटी अभी तक किसानों की फील्ड में लगभग 80% एरिया को कवर कर रही है, और फॉर्चुनेटली वो वैरायटी में ही मेरी पीएचडी है। अच्छा। तो उस समय मैं स्टूडेंट था और किसानों के खेत जाके हिमालय और कोसी पे वैरायटी होती थी, तो इन दोनों वैरायटीज का मैं एक्सपेरिमेंट लगाया करता था और वहां से डेटा लेकर आता था। लेकिन वो वैरायटी इतनी मतलब इतनी पॉपुलर हुई कि आज तक किसानों के फील्ड पे लगभग 80% एरिया में हो। दूसरी वैरायटी हमारी सिमक्रांति आई। सिमक्रांति में क्या था कि ये हम ठंडक में इसको नहीं ले सकते हैं, ये फुल डॉर्मेंट हो जाता है, लेकिन जो सिमक्रांति थी ये हम ठंडक में भी इसकी एक कटिंग ले लेते हैं। अच्छा। जब हमें एक कटिंग एडिशनल मिल गई तो हमारा ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। लेकिन थोड़ी सी इसमें जो लिमिटेशन है इसमें शक्कर प्रोडक्शन, जो जड़ों का प्रोडक्शन होता है, वो कम होता है। तो इन सबको मिलाते हुए अभी 2020 में हम लोगों ने सिम उन्नति एक वैरायटी रिलीज करी है, जिसका प्रोडक्शन बहुत अच्छा है। और अभी जो जिन किसानों को हम लोगों ने 2020 में दिया था और अभी 2021 में दिया, उन किसानों के बड़े अच्छे रिजल्ट है। और टेकराम जी मैं बताना चाहता हूँ और सारे किसानों को बताना चाहता हूँ कि जब अभी बारिश हुई तो बारिश में क्या होता है कि जैसे खेत में पानी भर जाता है तो किसान जो है या तो पानी निकालने का प्रयास करता है या धीरे धीरे करके उसकी पौधे सूख जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और देखने को मिली कि किसान के खेत में पानी भरा रह गया, उसके बाद भी ये सूखती नहीं है। तो एक बहुत अच्छा, जैसे आपने एडवर्स मानसून की बात करी, तो कहीं जो अर्ली मिंट है, मतलब जो जिन्होंने पहले लगा लिया, कहीं अब हार्वेस्टिंग शुरू हो गई है, जहाँ हार्वेस्टिंग हो रही है वहाँ के लिए तो नुकसान है। लेकिन जिन्होंने लेट प्लांटेशन किया है, ज़्यादातर लेट प्लांटेशन है, ट्रांसप्लांटेड मिंट इंडिया में बहुत पॉपुलर हो गई है, पहले बिल्कुल नहीं लगाई जाती थी। जब हम लोगों ने 98-99 में इसको देखा तो ट्रांसप्लांटेड मिंट हम लोग मतलब बताते थे लोगों के साथ नर्सरी लगाओ। अदरवाइज जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से पूरा डायरेक्ट प्लांटेशन करता था। बाराबंकी और जो अपने सेंट्रल उत्तर प्रदेश था, सीतापुर हो गया, बाराबंकी हो गया, इन जगहों पे आपको ट्रांसप्लांटेड मिंट। अब ये ट्रांसप्लांटेड मिंट क्योंकि क्या है कि इसके पहले एक क्रॉप लेता है किसान, या आलू ले लिया, मक्का ले लिया, तो उसका प्रॉफिट भी बढ़ जाता है और छोटे एरिया में उसने नर्सरी बना ली। तो इसमें जो नर्सरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करनी है कि नर्सरी को अगर पॉली बैग में लगाई जाए, इसमें स्प्राउटिंग भी जल्दी हो जाती है। और जो अर्ली मिंट टेक्नोलॉजी हमारी है उसका भी एक पार्ट है, 2 पार्ट है। एक तो अर्ली मिंट में हम लोग पॉली टनल्स में इसको लगाते हैं, इसका नर्सरी, और दूसरा जब प्लांटेशन करेंगे तो बड्स पे करेंगे। इसको लेके इकोनॉमिक रिटर्न्स काफी अच्छे हो जाए। बिल्कुल, इसमें मैं सुनील जी की पार्टिसिपेशन चाहूंगा इस पूरे डिस्कशन के दौरान, क्योंकि किसानों की बात चल पड़ी है और किसान और ये प्रोडक्ट जो है किसान से डायरेक्ट कोरिलेट करता है। और पहले एक स्टेट के किसान ही यहाँ इसके साथ सीमित थे, उत्तर प्रदेश के, लेकिन अब इसका जो दायरा है वो उत्तर प्रदेश से निकल करके पंजाब, हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक तक चला गया है। तो ऐसे में सुनील जी, मेरा सीधा सवाल ये है, क्योंकि सरकार का एक ट्रस्ट है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को इसके अंदर में शामिल करना चाहिए, और टेकराम जी के साथ में तकरीबन बहुत सारे एफपीओ एसोसिएटेड भी होंगे। तो ऐसे में फार्मर प्रोड्यूस जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनकी पार्टिसिपेशन आप कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं ताकि एक्सचेंज के ऊपर एक तो कॉन्ट्रैक्ट वॉल्यूम इंक्रीज करें? दूसरा, फार्मर्स की जो पार्टिसिपेशन है
वो यहाँ पर अट्रैक्ट की जा सके। थैंक यू सुरेश जी, ये बहुत अच्छा और रिलेवेंट क्वेश्चन है, खास करके फार्मर से जुड़ा हुआ है, ये हमारे लिए भी बहुत करीब है। और जैसा कि सेबी का भी समय समय पर गाइडलाइन आता रहता है कि फार्मर्स को जो है पार्टिसिपेशन और मार्केट का जो डायरेक्ट लिंकेज है वो बेनिफिट्स तक पहुँचना चाहिए, और एक्सचेंजेस उस पर लगातार काम करते रहती है। हमने पिछले साल भी काफ़ी सारे 50 से भी ज़्यादा, लगभग 100 के आसपास इवेंट्स जो डायरेक्टली एफपीओ या नाबार्ड या इनके या दूसरे एसोसिएशंस के साथ किए हैं। उसमें रीच आउट ये है कि पहला तो हम लोग बताते हैं उनको कि ये मार्केट क्या है, कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और उनके लिए उनका खास करके उनका क्या रोल हो सकता है इसमें। और ये तो हुआ अवेयरनेस की बात। दूसरा जो डायरेक्ट बेनिफिट थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमने दूसरा रूट लिया है। हमने एफपीओ जो गवर्नमेंट भी काफ़ी प्रमोट कर रही है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, हम लोग उस रूट के थ्रू फार्मर्स को काफ़ी सारे बेनिफिट्स दे रहे हैं एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगर जैसे कोई नॉर्मल ट्रेडर या कोई एक्सपोर्टर भी हो, वो अगर पार्टिसिपेट करते हैं तो उनको जो जनरली जो खर्चे लगते हैं, उनको वेयर हाउस रेंट लगता है या सेइंग का चार्ज लगता है, जो कि सिग्निफिकेंट होता है। तो फार्मर्स को पूरी का पूरा वेयर हाउस रेंट, चाहे वो कितना भी दिन हमारे यहाँ पे स्टॉक रखेगा, वो पूरी की तरह उनका वेव ऑफ किया जाता है। मतलब एक बार तो वो देंगे, उनको रिइंबर्सिबल होते हैं, एसेइंग चार्जेज उनको नहीं लगता। इवन कि जो अगर वो अपने फील्ड से जहाँ पे वो डिस्टिलेशन करता है, डिस्टिलेशन करके अपना ऑयल जब हमारे यहाँ लाएगी, तो उसको जो किराया भी लगता है, उसमें भी हमने प्रोविजन किया कि 50% वो जो है वो हम लोग उसको रिइंबर्स कर देंगे। और अभी हमने पिछले साल ही नए एलिमेंट भी इसमें जोड़े हैं कि जैसे कोई एफपीओ, क्योंकि एक्सचेंज में डायरेक्टली पार्टिसिपेट नहीं कर सकते जब तक आप मेंबर नहीं है, तो ब्रोकर के थ्रू करेंगे। तो ब्रोकर जो है, जो ब्रोकरेज लगाता है, जो ब्रोकर्स फी लगाते हैं, वो भी रिइंबर्सिबल है। तो हम लोग इस तरह से उनको एक तरह से ब्रोकर्स और मेंबर्स भी जो हमारे साथ जैसे इंडियन इन्फोलाइन से जुड़े हुए हैं अनुज जी, तो उनके लिए भी एक मोटिवेशन है, उनके लिए भी एक एनकरेजमेंट है कि एफपीओ को पार्टिसिपेट कराते हैं तो उनको एक्सचेंज उनका सारा जो ब्रोकरेज फी है वो रिइंबर्स करके देगी। उसके अलावा जैसे अगर जैसे मेंथा में तो अप्लीकेबल नहीं है, क्लीनिंग का, ड्राइंग, ये सब चीज़ें, और जैसे हो गया मंडी टैक्स, जैसे पहले था, आजकल मंडी टैक्स का अप्लीकेबल किया गया, बट अगर कभी मान लीजिए फ्यूचर में आएगा तो वो भी हम लोग हमारे पास प्रोविजन है उसको भी कंसीडर करने का, उसको भी रिइंबर्स करने का। तो ये सारे जो चीज़ें फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। और जो दूसरा अवेयरनेस का है, वो भी हम लोग रीच आउट लगातार करते रहते हैं फार्मर्स को, एफपीओज को, नाबार्ड के थ्रू और दूसरे एसोसिएशन के थ्रू, प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू। और हम लोग कोशिश करते हैं कि फार्मर का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन आए, और उनका जो वैसे भी मार्केट का बेनिफिट तो उनको प्राइस डिस्कवरी के थ्रू होता ही है कि जब मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है तो फार्मर्स को अच्छी प्राइस डिस्कवरी, तो फार्मर्स को उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट वैसे भी मिलता है। लेकिन अगर वो डायरेक्ट लिंक होना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमने सारी सुविधाएं जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। और आगे भी जो भी सजेशंस आएंगे मार्केट से, फार्मर बॉडीज से और रेगुलेटर से, वो भी हम लोग कंसिडर करेंगे इस रोड। और हम लोगों ने अभी तक इतना इसमें ऑलरेडी इन्वॉल्वमेंट कर लिया है।